हेलो वेलकम नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में आपको बताएंगे प्याज की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी, यानी शुरू से लेके आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं प्याज की खेती हमको कब करनी चाहिए, मिट्टी और अनुकूल टेम्परेचर, खेत तैयार, नर्सरी तैयार करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, रबी और खरीफ की फसलों के लिए उन्नत कौन सी किस्म है, बीज उपचार हमको कौन से फंगीसाइड से करना चाहिए, इसके अलावा प्रति एकड़ बीजों की कितनी आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे किसान भाई ड्रिप सिंचाई से, ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं तो उसके लिए जो खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन है वह कैसा रखना चाहिए, कितने mm की ड्रिप एरीगेशन लगानी चाहिए। इसके अलावा जो प्याज का प्लांट्स होता है उसको ट्रांसफ़र करते समय नर्सरी से क्या सावधानी रखनी चाहिए, और पानी की रिक्वायरमेंट यानी पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है, पौधे से पौधे की दूरी, और प्रारंभिक अवस्था में जब ग्रोथ ना हो तब हमको क्या करना चाहिए। इस वीडियो पर आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो पर आपको प्याज की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी तो मिलेगी, प्लस आपको जो दवाइयों का, खादों का, दवाइयों का, टॉनिक का, फर्टिलाइजर्स का, और जो टॉनिक होती हैं, जो खाद होती हैं, लगभग सभी प्रकार की उनकी ऑर्गेनिक भी मैं आपको तरीका बताऊंगा और रासायनिक तरीका भी बताऊंगा। यानी कहने का मतलब ये सरल शब्दों में कि प्याज की जो खेती की उन्नत जानकारी जो आज आपको मिलने वाली है A to Z मिलेगी, और जो दवाएं, खाद यूज होती हैं दोनों तरीके से मिलेंगी। यानी आप प्याज की ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं और रासायनिक खेती भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें जो नॉलेज है काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल है। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, भले आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेती कब करें, यानी नर्सरी आप 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। खेत में रोपाई की बात है तो 40 से 45 दिन पर ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। यानी आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह पर आप रोपाई कर सकते हैं। खरीफ की फसल के उन्नत टाइम यह बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा रबी की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो आप नर्सरी को नवंबर, दिसंबर महीनों पर आप नर्सरी तैयार करें, और खेत पर रोपाई आप जनवरी और फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह पर आप खेत पर रोपाई कर सकते हैं। लीजिए, आपको उन्नत टाइम पता चल गया। अब बात करते हैं मिट्टी और अनुकूल उन्नत टेम्परेचर। मिट्टी और टेम्परेचर, देखिए मिट्टी की अगर बात की जाए तो आप प्याज की खेती पीली मिट्टी पर, दोमट मिट्टी पर, उत्तम जल निकास वाली मिट्टी पर आप प्याज की खेती कर सकते हैं। ध्यान रखना है, अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। प्याज की खेती के लिए जो जलवायु है ना अधिक ठंडी हो ना अधिक गर्मी हो, अच्छे कंद बनने के लिए, लेकिन आपको ध्यान देना है अच्छे कंद बनने के लिए आपको जो मीडियम और अधिक टेम्परेचर की होने की बहुत ही जरूरत पड़ती है। जब हमारे कंद बन रहे हो प्याज के तो उस समय जो टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर रहता है वो रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया माना गया है। तब जाके हमारा जो कंद है प्याज का बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोइंग हो पाता है। अब बात करते हैं खेत तैयार। हमारे किसान भाई तरह तरह से अलग अलग प्रकार से खेत तैयार करते हैं, लेकिन खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले आप प्लाऊ, कल्टीवेटर चलवाकर मिट्टी को ठीक तरीके से पलटवा लीजिए। इसके अलावा खेत में जो चारों तरफ पार होती है, मेड़ होती है, उसके चारों ओर मतलब कि खरपतवार नहीं रहना चाहिए, यानी अच्छे तरीके से साफ सुथरा खेत हो। फिर आप अंतिम जुताई में क्या करें, 2 से 3 बोरी आप 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, SSP 3 बोरी। इसके अलावा आप 1 बोरी DAP और 30 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, और 1 से 2 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद को खेत में अच्छे तरीके से बिखेर दीजिए, और रोटोवेटर की सहायता से आप मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, खेत को समतल करा लीजिए। इसके अलावा आप नाली पार या मेड़ बनवा लीजिए जहां पर आपको प्लांट
प्लांटेशन करना है। इसके अलावा नर्सरी तैयार करना और नर्सरी तैयार करते समय रखने वाली इस्तेमाल करने वाली जो सावधानी होती है क्या है। नर्सरी तैयार करना, देखिए नर्सरी तैयार करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आइए जानते हैं नर्सरी। ये 40 से 45 दिनों पर आपकी जो प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके अलावा नर्सरी पर जो नर्सरी होती है डंपिंग ऑफ, यानी पौधे जिसे हम बोलते हैं मर जाते हैं नर्सरी पर, तो उसके लिए क्या करना है, मैंकोजेब फंगीसाइड को आप 1 लीटर पानी पर 1 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। ये तो हो गया रासायनिक तरीका। अब ऑर्गेनिक तरीका यदि देखा जाए तो यानी जब हमारी नर्सरी है डंपिंग ऑफ ना हो, पौधे ना मरें, तो उसके लिए हमको चूल्हे की जो राख होती है, कंडे की राख होती है, उसको आपको मतलब प्लांटेशन पर धुरक देनी चाहिए या फिर उड़ा देनी चाहिए। जैसे ही 40 से 45 दिन से ध्यान रखना एक बात बहुत ही ज़्यादा, आपको 40 से 45 दिन से अधिक की नर्सरी नहीं होनी चाहिए। कई किसान भाई आलसी कर देते हैं, यानी 50-60 दिन की नर्सरी हो जाती है तब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो हमारा पौधा है अच्छी तरीके से ग्रोइंग नहीं होता है। मैक्सिमम आपका 45 दिन से कम ही का हो तब आपको ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। और ध्यान रखना है जो 40 से 45 दिन तक हमारी जो नर्सरी होती ग्रोइंग नहीं होती, उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कि हमारी नर्सरी हमने लगा रखी है, जैसे 10 बाई 10 में लगा रखी है, तो उसका ग्रोथ के लिए जैसे 15 से 18 दिन की हमारी नर्सरी होती है तो 250 ग्राम हमको यूरिया लेना है और बिखेर देना है, मतलब खेत में छिड़क देना है, और फिर हमको पानी चला देना है 250 ग्राम यूरिया यानी नाइट्रोजन को, और बढ़िया तरीके से आपकी जो नर्सरी है हरी होगी, ग्रोइंग होगी। आइए जानते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, यानी इम्प्रूव वेराइटी। तो रबी की बुआई हेतु आप जो मुख्य हाइब्रिड की वेराइटी हैं पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंड रोज, इसके अलावा खरीफ की बुआई हेतु उन्नत हाइब्रिड की जो बढ़िया वेराइटी है एग्री फाउंड डार्क रेड, N53 हाइब्रिड जैसी वेराइटी को आपको चयन करना चाहिए। इसके अलावा आपके एरिया में आपके वातावरण, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से जो आपके एरिया में उन्नत हाइब्रिड की वेराइटी हो आप उसी का ही चयन करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। प्याज की जो आप बुआई करते हैं उससे पहले नर्सरी तैयार करते हैं तो आप बीजों को उपचार जरूर करें। रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। रासायनिक से यदि आप बीजों को यानी सीड्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैंकोजेब यानी व्यापारिक नाम बीटाबैक्स पावर आता है, उससे आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ऑर्गेनिक तरफ जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड आती है, उससे भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों जानते हैं प्रति एकड़ बीजों की आवश्यकता, यानी 1 एकड़ पर कितने सीड्स लग जाती हैं। तो 1 एकड़ पर 3 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम 1 एकड़ पर बीज लग जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर पर 8 किलोग्राम से लेके 9 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, और 1 एकड़ के लिए 3 किलोग्राम से लेके 3.5 किलोग्राम 1 एकड़ पर बीज लग जाते हैं। ड्रिप सिंचाई, यदि हमारे किसान भाई सिंपल तरीके से प्याज की खेती कर सकते हैं और ड्रिप पर भी हमारे किसान भाई प्याज की खेती कर सकते हैं, तो आप नाली पार या मेड़ बना लीजिए और पाइप को खोलकर आप पानी चला सकते हैं और आप बहा भी सकते हैं क्यारियों और नालियों की सहायता से। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप ड्रिप पर ही आप प्याज की खेती करें, हम दोनों तरीके से उन्नत उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे की दूरी हमको क्या रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी है डिस्टेंस है 8 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और कतार से कतार की जो दूरी है डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर पर्याप्त होता है। क्यारी से क्यारी या फिर आप जो भी कहते हैं पाहटा से पाहटा की
जो दूरी है 1 फीट आप रख सकते हैं, यह डिस्टेंस पर्याप्त होता है। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी में प्लांट ट्रांसफ़र, यानी जब हमारी नर्सरी तैयार होती है, प्लांट ट्रांसफ़र करते हैं तो 40 से 45 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके अलावा जहाँ भी आपको रोपाई करनी है वहाँ पर ही नमी होना चाहिए, और जहाँ से आप प्लांट निकाल रहे हैं और जहाँ प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हल्की नमी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ध्यान रखना है, जब आप नर्सरी यानी पौधे उखाड़ एक जगह से निकालें और उन पौधे को आप टॉप की साइड्स आपको काट देना है और डंठल टाइप की आपको कर देना है। इसके अलावा 10-10 सेंटीमीटर के शीश बचना चाहिए, बाकी शीश अपशीश ऊपर का टॉप्स जो साइड्स होता है उसकी जो टॉप साइड्स होते हैं जिसे हम फुन्नई भी बोलते हैं, उनको आप काट सकते हैं और आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना, नमी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं पानी की रिक्वायरमेंट, यानी आपको पानी की आवश्यकता कितनी पड़ती है प्याज की खेती में। रोपाई करते समय कई जगहों पर सूखे खेत पर ही रोपाई कर देते हैं और कई राज्यों पर पानी चलाकर प्लांटेशन करते हैं। तो जो रोपाई और प्लांटेशन की प्रोसेस है, तो मैं कहता हूँ आप जब प्लांटेशन रोपाई करें तो बिल्कुल हल्की नमी होनी चाहिए और रोपाई के तुरंत बाद आप पानी चला दीजिए। और रोपाई के 7 से 8वें दिन की अंतराल पर, यानी 7-7, 8-8 दिन के अंतराल पर आपको पानी चलाते रहना चाहिए। कृपया ध्यान रखना चाहिए, जो प्याज की खेती में पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, यानी मतलब देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, ना कि अधिक पानी की। इसके अलावा अधिक पानी भी ना चलाएं और हल्की नमी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बीच बीच में हल्की दरारें टूटने लगें तब थोड़ा खेत में, यानी थोड़ा सूखा कर खेत में पानी चलाएंगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। अधिक समय का अंतराल भी गैप नहीं करना चाहिए और पानी की सिंचाई को ठीक तरीके से काफ़ी देख रेख के बाद काफ़ी मतलब सही मात्रा पर ही आवश्यकता अनुसार ही हमको पानी अपनी प्याज की फसल पर चलाना चाहिए या देना चाहिए। यह वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्टेप टू स्टेप जानकारी कवर कर रहे हैं और आने वाले जो कुछ मिनटों बाद आपको और भी एडवांस जानकारी मिलेगी, यानी कीट लगने वाले कीट, यानी कहने का मतलब A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलने वाली। बस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा बात करते प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ, यानी जैसे ही हमारी फसल 10 से 12 दिन की होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो प्याज की फसल है थोड़ी सी जल्दी से रूट उसकी पकड़ ले और ग्रोइंग होने लगे। तो उसके लिए 2 उपाय हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक रासायनिक। सबसे पहले ऑर्गेनिक की ओर जाते हैं तो स्प्रे में आपको बायोवीटा लिक्विड को 1 लीटर पानी पर 1 से 2 ml स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो। इससे ग्रोथ अच्छा होगा और आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो। बायोवीटा लिक्विड को आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक की ओर जाना चाहते हैं ग्रोइंग के लिए तो नागार्जुन का आर्टोनिक आती है, उसको 1 लीटर पानी पर आप 2 ml की दर से अपने खेत पर स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज की फसल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और अनिवार्य खादों का शेड्यूल। काफ़ी ज़्यादा जानकारी इस वीडियो पर भरी हुई है और अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, तो आप नोट भी कर सकते हैं और कृपया ध्यान से तो आपको सुनना ही सुनना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अब चालू होता है, यानी प्याज की फसल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और अनिवार्य खादों का जो शेड्यूल है आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके से शेड्यूल बताता हूं, एक तो ऑर्गेनिक तरीके से, एक रासायनिक तरीके से। यानी आप ऑर्गेनिक तरीके से भी प्याज की खेती कर सकते हैं और रासायनिक तरीके से भी प्याज की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारी फसल प्रति एकड़ की दर से मैं पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक खाद का शेड्यूल, जैसे ही हमारी फसल 10 से 12 दिन की होती है तो हमको एक AMBF कंपनी का सुपर ह्यूमिक गोल्ड फर्टिलाइजर्स आती है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर निर्भर है। 5 किलोग्राम आपको लेना है और जड़ों के पास देना है प्रति एकड़ की सहायता से, और ड्रिप पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए 10 से 12 दिन की है AMBF कंपनी का ह्यूमिक जो गोल्ड सुपर आता है, उसको 5 किलोग्राम 1 एकड़ पर दे सकते हैं।
जैसे ही हमारी फसल 25 दिन की होती है लगभग, तो थोड़ा सा और ग्रोइंग के लिए हम इफको कंपनी की सागरिका दानेदार ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, उसको आप 5 किलोग्राम 1 एकड़ पर जड़ों के पास दीजिए और पानी चला दीजिए। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल लगभग 35 दिन की होती है तो बायोवीटा दानेदार आता है, जो 100% ऑर्गेनिक होता है, जो समुद्री शैवाल से निर्मित होता है, एस्कोफाइलम नोडोसम। तो बायोवीटा दानेदार को आप 10 किलोग्राम 1 एकड़ पर जैसे ही हमारी फसल 35 दिन की होती है तो हमको दे देना है। जैसे ही हमारी फसल 40 दिन की होती है, 45 दिन की होती है, तो हमको जैव बैक्टीरिया माइकोराइजा जैव बैक्टीरिया को दे सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक है। 4 किलोग्राम आप के-मैक्स सुपर को लीजिए और आप 1 एकड़ पर दे दीजिए और पानी चला दीजिए। के-मैक्स सुपर को आप ड्रिप की सहायता से, ड्रिप सिंचाई से भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा एजोटोबैक्टर जो कि नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है, उस जैसे कि मार्केटिंग नाम इफेक्ट ग्रोथ आता है एजोटोबैक्टर, 50 से 60 दिन की जब हमारी फसल होती है तो हम 3 किलोग्राम आप दे सकते हैं 1 एकड़ पर एजोटोबैक्टर। ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक खादों का शेड्यूल, यानी मैं 2 शेड्यूल बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक और एक रासायनिक। ऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूँ रासायनिक खाद जो होती हैं उनका दवाओं का पूरा शेड्यूल, यानी फर्टिगेशन शेड्यूल्स। नंबर 1, जैसे ही हमारी फसल प्याज की 10 से 12 दिन की होती है, 5 किलोग्राम आप यूरिया लीजिए और 1 किलोग्राम आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद लीजिए और जड़ों के पास आप दीजिए और पानी चला दीजिए। ड्रिप में कर रहे हैं तो आप ड्रिप में छोड़ दीजिए, और सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आप जड़ों के पास थोड़ा 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 पूरे खेत पर बिखेर दीजिए और पानी चला दीजिए। फिर देखिए ग्रोइंग। जैसे ही हमारी फसल प्याज की फसल 20 दिन की होती है, 2 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 1261 लेनी है। उसके अलावा 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देना है और पानी चला देना। हमारे किसान भाई बोलेंगे कि जो आप खाद बता रहे हैं, हम तो ड्रिप में खेती कर ही नहीं रहे हैं, तो इस खाद को कैसे दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं गेहूं पर आप यूरिया किस प्रकार देते हैं? यानी हाथ से, तसला की सहायता से हाथ से छिड़कते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जड़ों के पास थोड़ा 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 इस खाद को देना है और पानी चला देना है। ड्रिप पर कर रहे हैं तो ड्रिप पर छोड़ दीजिए, और सिंपल कर रहे हैं तो जड़ों के पास छोड़िए और पानी चला दीजिए। ढलमा बहा हुआ, जैसा भी आप पाइप खोलकर पानी चलाते हैं उस पद्धति से आप पानी चला सकते हैं। देखिए, बात करते हैं हमारी फसल प्याज की जैसी 30 दिन की होती है तो आपको 3 किलोग्राम 174400 NPK घुलनशील खाद देना है। 2 किलोग्राम हमको सल्फर युक्त खाद लेना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देना है और पानी चला देना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी प्याज की फसल 40 से 45 दिन की होती है, 4 किलोग्राम हमको 05234 NPK घुलनशील खाद लेना है। 200 ग्राम हमको थायरम फंगिसाइड लेना है और 2 किलोग्राम हमको जिंक युक्त खाद लेना है। जड़ों को पास छोड़ देना है, बढ़िया उपज उत्पादन होगा। इसके अलावा बात करते हैं जैसे ही हमारी फसल 55 से 60 दिन की प्याज की फसल होती है तो हमको क्या करना है? इफको कंपनी की सागरिका दानेदार आती 10 किलोग्राम लेना है, 25 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, 1 केजी आपको बोरॉन 20% जो आती 1 किलोग्राम लेना है, जड़ों के पास देना है और पानी चला देना है। नोट, यदि आप ड्रिप पर प्याज की खेती कर रहे हैं तो यही खाद आप ड्रिप पर भी दे सकते हैं। सिंपल खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास दे सकते हैं। इसलिए आप बाद में कमेंट ना करें कि ड्रिप पर कैसे दें और सिंपल तरीके से कैसे दें। इसके अलावा बात करते हैं दोनों जो घुलनशील ही खाद हैं, यानी ऑर्गेनिक भी और रासायनिक भी। इसके अलावा प्याज की फसल 70 से 80 दिन की होती है तो 4 किलोग्राम आपको 0050 NPK घुलनशील खाद, 25 किलोग्राम आपको SP सिंगल सुपर फास्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट युक्त खाद आपको 5 किलोग्राम लेना है और जड़ों के पास दे देना है और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगी। अंतिम खाद और सुन लीजिए,
यारामिला फर्टिलाइजर्स यदि आप देना चाहते हैं तो इसके भी रिजल्ट हमारे किसान भाइयों द्वारा काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो यारामिला जो फर्टिलाइजर्स आती है यह भी काफ़ी अच्छी अंतिम खाद पर दे सकते हैं 10 किलोग्राम 1 एकड़ पर। यदि आप यारामिला फर्टिलाइजर्स को नहीं देना चाहते हैं तो अंतिम खाद जैसी हमारी फसल 100 से 110 दिन की होती है तो सल्फर युक्त खाद 5 किलोग्राम, 052 34 5 किलोग्राम, क्रिस्टल का बर्टागो इंसेक्टिसाइड आती है उसको भी आपको ले लेना है ताकि जो जड़ों के पास काटने वाले कीट का प्रकोप देखने के लिए ना मिले। बर्टागो आपको 2 किलोग्राम, बायोबीटा दानेदार 10 किलोग्राम आपको लेना है और आप अंतिम पानी पर या फिर अंतिम खाद आप दे देना है, या फिर अंतिम खाद जब आपकी फसल 100 या 110 दिन की होती है तब आप दे दीजिए, पानी चला दीजिए, लीजिए आपकी जो खाद का शेड्यूल है कंप्लीट हो गया है। याद रखना है यदि आपको लग रहा है कि यह खाद थोड़ी सी महंगी है या फिर कॉस्टली है या फिर कुछ ज़्यादा ही खर्च आ जाएगा तो आप इस खाद को सीधा 50% कर लीजिए, यानी सीधा इस खाद को आधा कर लीजिए। लेकिन जो आपको जानकारी लग रही है एक साथ में बता रहा हूँ इसीलिए आपको यह खाद ज़्यादा लग सकती है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मुनाफा, अधिक प्रोडक्शन और अच्छा रिजल्ट देने वाली खाद दवाइयों की जानकारी के लिए आप पार्ट 2 का इंतजार कर सकते हैं।